आप सभी छात्रों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज छात्रों, जो मेरे बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। उनका जो सब्जेक्ट है जो है वो आपका पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, वो उसके अंतर्गत मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो उसके अंतर्गत मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आज, उसके अंतर्गत जो है पेस्ट ऑफ कॉटन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। यानी कपास के जो है वो जो प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो कपास की फसल में लगने वाले कीट कौन से हैं, कपास की फसल को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कौन कौन से कीट हैं, इसके बारे में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कपास की फसल के प्रमुख कीट यानी आपका मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन, यानी कपास की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट जो है वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कीट हैं, सबसे पहला जो कीट है वो है कपास का पत्ती लपेटक, कॉटन लीफ रोलर, यानी कपास का पत्ती लपेटक कीट। अगला हो गया जो धब्बेदार सूड़ी, स्पॉटेड बॉल वर्म, तो इस दूसरा कीट है स्पॉटेड बॉल वर्म। तीसरा जो कीट है कपास की लाल सूड़ी या पिंक बॉल वर्म। यहाँ पर जो है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो है वो गुलाबी, ठीक है ना, यानी लाल की जो है वो जगह ये हम इसको जो है वो कपास की जो है वो गुलाबी सूड़ी यानी पिंक बॉल वर्म के नाम से जानते हैं। चौथा जो कीट है वो कपास का लाल कीड़ा यानी रेड कॉटन बग के नाम से हम जानते हैं। तो कपास की फसल के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, पहला है आपका कॉटन लीफ रोलर, दूसरा है आपका स्पॉटेड बॉल वर्म, तीसरा है आपका पिंक बॉल वर्म और चौथा है आपका रेड कॉटन बग। ये चार जो है वो प्रमुख कीट जो है आपको इस सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, जो कपास की फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये चार जो है वो प्रमुख कीट हैं जो कपास की फसल में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो देखे गए हैं। तो इसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कपास का जो पत्ती लपेटक कीट है यानी आपका कॉटन लीफ रोलर है, उसके बारे में आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। आइए छात्रों, इसी के साथ हम इसको जो है वो अपनी आज का जो टॉपिक है हमारा कॉटन लीफ रोलर, उसके बारे में आपको जो है वो स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कपास का पत्ती लपेटक कीट यानी आपका कॉटन लीफ रोलर यानी कपास का जो पत्ती लपेटक कीट है, इसके बारे में आपको जो है आज पढ़ना है। तो जो कपास का पत्ती लपेटक कीट है, ये भी कपास की फसल में लगने वाला जो है एक प्रमुख कीट होता है। ये कपास की जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पत्तियों को प्रभावित करता है, यानी जो है वो ये पत्तियों को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित करता है। पत्तियों पे इसके जो फीमेल्स होती है एग लेइंग करती है और इसके लार्वी जो होती हैं वो पत्तियों को काट करके लपेट करके काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये जो आप जो है फिगर देख रहे हैं, ये आपका जो है वो है ये आपका जो कॉटन लीफ रोलर है, जो कॉटन का पत्ती लपेटक कीट है, उसकी जो है वो लार्वा अवस्था है। इसको क्या कहते हैं, लार्वा। तो ये जो है आपका जो आप फिगर देख रहे हैं, ये लार्वा अवस्था है। लार्वा का ये आप चित्र देख रहे हैं, जो सबसे हानिकारक अवस्था जो है वो होती है। तो कॉटन लीफ रोलर की जो सबसे ज़्यादा फसल को प्रभावित करने की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी लार्वा अवस्था, यानी जो लार्वी होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पत्तियों को प्रभावित करती है, पत्तियों काट देती है, जिससे जो है वो पत्तियां पीली करके गिर जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण सही से जो है वो नहीं हो पाता है, जिससे जो है पौधे की बढ़वार जो है वो रुक जाती है। तो ये मेरा इस फिगर का दिखाने की सबसे ज़्यादा है कि आप आसानी से जो है वो लार्वा को पहचान सकें। जब आप खेत में जाएँ कपास के, तो कपास की पत्तियों में देखेंगे कि पत्तियों को लपेटे हुए देखेंगे, पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देंगी और मुड़ी हुई पत्तियों को जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार की जो है उसमें लार्वी जो है वो दिखाई जो है वो पड़ेंगी। तो इसके अलावा जो है आइए इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका साइंटिफिक जो किस प्रकार से जो है वो क्लासीफाई इसको किया गया है। इसके जो अन्य नाम होते हैं उसको बोलते हैं, इसको जो है वो पत्ती मोड़, सूड़ी, वन की सूड़ी आदि नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो अन्य नाम हैं वो कहते हैं पत्ती मोड़, सूड़ी, वन की सूड़ी आदि नामों से जो है इसको हम जो है वो जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिलिप्टा डेरिगोटा, यानी सिलिप्टा डोरिगेटा फाइबर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है। तो इस प्रकार से जो है वो किसी भी जीव का, किसी भी
जो कीट का जो साइंटिफिक होता है उसके जीनस और स्पीसीज और उसको जो सर्च करने वाले वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम से जो है वो बनता है। तो इसका जो है वो सिलेप्टा डेरिगोटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है होता है। इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है लेपिडोप्टेरा, यानी ये किस गण का कीट होता है? लेपिडोप्टेरा गण का जो है वो कीट होता है। इसकी जो फैमिली होती है यानी इसका जो परिवार होता है वो है पायरेलिडी, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके होस्ट प्लांट हैं यानी इसके पोषक पौधे हैं, पोषक पौधे यानी किन किन पौधों में जो है ये पाया जाता है मुख्यतः, तो ये जो है वो कपास हो गया, आपका भिंडी हो गया, सनई हो गया, गुड़हल हो गया, हलीआक हो गया तथा मालवेशी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें जो है मुख्यतः जो है वो पाया जाता है। तो ये जो है वो मालवेशी जो फैमिली होती है, मालवेशी जो परिवार होता है उसका ये प्रमुख कीट कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो कपास हो गया, भिंडी हो गया, सनई हो गया, गुड़हल हो गया, इन पौधों में जो है वो प्रमुखता जो है कीट जो है वो देखा गया है। इसके अलावा जो है हम जब इसके वितरण की बात करेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तब हम देखते हैं कि ये जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो पाया जाता है। तो इसका जो है मुख्यतः जो है वो यह कीट जो है भारतवर्ष के अतिरिक्त पाकिस्तान, बर्मा, लंका, चीन, जापान, जावा, मिस्र तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो पाया जाता है। तो ये जो है जो विदेशों में जो है वो मुख्यतः जो है वो भारतवर्ष के अतिरिक्त जो है वो पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, अफ्रीकन कंट्री हो गया, मिस्र हो गया और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मुख्यतः जो है वो पाया जाता है। और भारत में कहाँ पर पाया जाता है? भारत में जो है मुख्यतः जो है वो गुजरात में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल और जो है वो महाराष्ट्र के प्रांतों में अधिकतम जो है वो पाया जाता है। तो भारतवर्ष में मुख्यतः जो है वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र के कई जो है वो अलग अलग प्रांतों में जो है वो पाया जाता है। आइए इसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका क्षति एवं महत्व किस प्रकार से होता है, यानी इसका जो है वो नेचर ऑफ जो डैमेज होता है, नेचर ऑफ डैमेज, यानी ये फसल को जो है वो किस प्रकार से जो है वो क्षति पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि यह कीट जो है ये जो इस कीट की जो हानिकारक अवस्था होती है उसको होती है सूड़ी अवस्था। सूड़ी अवस्था यानी लार्वी अवस्था। तो इसके सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है फसल को वो लार्वा पहुंचाता है। तो जो होती है इसके जो है लार्वा को जो है वो प्रकार से डिम्ब भी कहते हैं, इसके अलावा गिडार भी जो है कहते हैं। तो जो लेपिडोप्टेरा के लार्वी होते हैं उसको जो हम लार्वा के नाम से जानते हैं, डिम्ब भी कहते हैं या हिंदी में गिडार के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो जो लार्वी अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है अवस्था होती है। इसके जो है वो किस प्रकार के मुखांग होते हैं? काटने तथा चबाने वाले, यानी आपका बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बाइटिंग एंड चेविंग। तो ये जो लार्वी होती है, जो लेपिडोप्टेरा की लार्वी होती है, उसके जो मुख होते हैं, जो मुख का प्रकार होता है वो होता है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, यानी काटने एवं चबाने वाले मुखांग जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो है कीट जो है वो इसके जो एडल्ट्स होते हैं यानी जो प्रौढ़ होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो किसी प्रकार से फसल को जो है वो नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाते हैं। यानी जो हानिकारक अवस्था होती है वो केवल लार्वी अवस्था होती है और जो एडल्ट होते हैं यानी प्रौढ़ होते हैं वो किसी प्रकार के जो है वो फसल को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इनके जो मुखांग होते हैं वो काटने एवं चबाने वाले होते हैं यानी बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं। तो ये जो लार्वा होते हैं ये अपने मुखांग से जो है वो पत्तियों को जो है वो कोमल पत्तियों को जो है काटना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। ये प्रायः इसका प्रकोप जो है वो जुलाई से जो है वो अक्टूबर तक जो है ज़्यादातर रहता है। अंडों में सूड़ी निकल करके पत्तियों के एपिडर्मिस को खाती है। तो सबसे पहले जो आपकी फीमेल्स होती हैं, जो मादा फीमेल यानी जो मादा जो है वो कीट होती हैं वो क्या करती हैं? पत्तियों में अंडे जो है वो देती हैं। पत्तियों में बीच बीच में जो है वो कई जगह जो है वो अंडे जो है वो देती हैं और वो अंडे से जो है लार्वी जो है निकलती हैं और इधर उधर जो है वो घूमना प्रारंभ कर देती हैं। और जो कोमल पत्तियां होती हैं, जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है, सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको जो है वो खाना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं। और पत्तियों में देखेंगे कि जगह जगह जो है वो छिद्र दिखाई देंगे और जो है पत्तियां धीरे धीरे जो है वो मुड़ जाती हैं। मुड़ने के पश्चात जो है उसमें जो है वो
जब मुड़ जाती हैं और सूख करके पीली पड़ के गिर जाती हैं, या फिर जो है वो जब मुड़ जाती हैं तो पत्तियों में जो है वो एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है, रेस्पायरेशन की जो श्वसन क्रिया होती है, वो जो है वो बाधित हो जाती है, जिससे क्या होता है, पौधों की बढ़वार जो है वो रुक जाती है, पौधा बिल्कुल छोटा रह जाता है और बढ़ता भी है तो उसमें जो बॉल लगती हैं, जो कॉटन के रोल लगते हैं, जिसको हम हिंदी में गूलर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बॉल के नाम से जानते हैं, वो बॉल जो है वो कम लगती है, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। आइए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ हैं कि ये जो है वो थोड़ा बड़ा होने पर पत्तियों की निम्न तल की ओर जो है वो मोड़ करके रेशमी धागों, किस प्रकार के रेशमी धागों को बांध करके अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे पत्तियां जो है वो कई जगह जो है वो कटी दिखाई देती हैं। तो ये क्या करता है, ये जो कीट होता है वो जो है पत्तियों को खाता है और इसके जो निचले सिरा होता है, पत्तियों के निचले सिरे को जो है वो एक प्रकार के जो है वो रेशमी धागे से जो है वो बांध देता है। किस प्रकार से, रेशमी धागों से जो है बांध करके अंदर की ओर खाती से पत्तियां जो है कई जगह पर कटी हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो कीट होती है, जिसकी लार्वी होती है, ये पत्तियों को काटती है और निचली सतह पे जो है पहुंच करके एक प्रकार के रेशमी धागे को अपने मुख से जो है वो सेक्रेट करके इसको पत्ती को जो है लपेट देती है और उसी में घुस करके अंदर ही अंदर जो है वो पत्तियों को खाती रहती है। इस प्रकार से जो ग्रसित पत्तियां होती हैं उनका रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है तथा वह सूख करके सही ज़मीन पर जो है वो गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रसित पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे उनका रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है और पत्तियां गिर करके जो है वो ज़मीन पर गिर जाती, सूख जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। वर्षा के प्रारंभ में जो है वो ये बोई गई फसलों पर इसका प्रकोप जो है वो अधिक देखा गया है। यानी जब बरसात जो है वो प्रारंभ होती है, यानी आपका जो है वो जून जुलाई का जो महीना होता है, उसमें इनका जो है वो प्रकोप जो है वो अधिक होता है। वैसे तो जब फसल बोई जाती है, फसल को बोने के पश्चात 1 महीने बाद जब उसमें छोटे पौधे जो निकलते हैं, उसमें भी इनका इन्फेस्टेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी आपका अप्रैल के महीने से ही इनका प्रकोप फसल पे जो है वो देखा गया है। इसके अलावा जो है वो पत्तियों के मुड़े रहने से तथा पीली पड़कर सूखने के कारण पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन तथा स्वेदन आदि की क्रियाएं जो है वो बाधित हो जाती हैं। तो पत्तियों के मुड़े रहने से क्या होता है कि इनके जो है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी आपका फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, आपके रेस्पायरेशन क्रिया होती है, पत्तियों के जो ट्रांसपायरेशन क्रिया होती है, ये तमाम प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर, पत्तियों के अंदर जो है वो बाधित हो जाती है। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो ये जैविक क्रियाएं पौधे सही रूप से नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी बढ़वार जो है वो कम हो जाती है और उसके जो है वो उससे फसल का उत्पादन जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो फलस्वरूप पौधों में उचित बढ़वार नहीं होती है तथा उसमें जो है वो बाल का निर्माण नहीं होता है, और बाल अगर बनती भी है आपका कॉटन की तो किस प्रकार की बनती है, घटिया किस्म की बनती है, यानी लेस क्वालिटी, गुणवत्ता जो होती है वो ख़राब हो जाती है और वो उससे जो है वो सही प्रकार से जो है वो रुई का निर्माण यानी कपास का निर्माण जो है उसमें नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जब ये जो है वो पत्ती को मोड़ देता है, मोड़ने के पश्चात जो है वो एक प्रकार के रेशमी धागे से जो है बांध देता है और अंदर ही अंदर पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है, जो परत होती है, उसको खाना जो है वो प्रारंभ कर देता है। तो इससे क्या होता है, पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं, सूख करके ज़मीन पर गिर जाती हैं और जो है वो या फिर जो है वो पत्तियां जो है वो पत्तियों की तमाम प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती है, पौधे की बढ़वार जो है वो कम हो पाती है, जिससे क्या होता है बॉल का निर्माण सही से उस पर नहीं हो पाता है, या फिर जो बॉल उस पर बनती भी है वो गुणवत्ता युक्त नहीं होती है, और जब उसमें रुई का निर्माण होता है, कपास का निर्माण होता है, तो वो जो है वो कम गुणवत्ता वाला कपास जो उसमें बनता है, जिससे उत्पादन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और किसान को जो है वो आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो इस प्रकार से जैसे आप जो है वो आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि किस प्रकार से फसल में जो है वो इनका इन्फेस्टेशन जो है वो देखा गया है। तो जैसे आप जो है वो पहले आप इमेज में देख सकते हैं
इस प्रकार से ये फसल को जो है वो प्रभावित जो है वो करता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो है वो इस जगह जगह पत्तियों को जो है वो काट देते हैं, और पत्तियों को काट देने से क्या होता है कि इसमें देखिए जो है वो छोटे छोटे जो है जगह जगह आपको छिद्र दिखाई देंगे, और इन छिद्र के कारण जो है वो पौधों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो पत्तियों के अंदर होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे पत्तियां सही रूप से पौधों के लिए भोजन का निर्माण नहीं कर पाती हैं और पौधों की बढ़वार जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से लार्वी जो है वो पौधों को खाती है, आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं, आपका पूरा पौधा है, जो कॉटन का जो वो पूरा प्लांट्स है वो इस प्रकार से आपको जो है वो आपको खेत में अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई पड़ेगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉटन की जो पत्तियां हैं, जो आपकी बढ़वार है पूरी तरह से रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं और जगह जगह जो है वो कट गई हैं, बिल्कुल छलनी की तरीके से जो है वो आपको कटी हुई दिखाई दे रही होगी, और इसमें काले काले जो है वो धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जब पत्तियों को काट देते हैं और अपने स्क्रीटा को उस पर छोड़ते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल भी उस पर निकालते हैं, तो कई प्रकार के जो है वो फफूंदी यानी फंगस का अटैक भी जो है वो पत्तियों के ऊपर हो जाता है, जिससे पत्तियां जो है वो कीटों के साथ साथ जो है वो तमाम प्रकार के रोग से भी जो है वो ग्रसित जो है वो हो जाती हैं। इस प्रकार से काफ़ी जो है वो पौधों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, और इसमें जो है वो पैदावार कम हो जाती है, और जो रुई पैदा होती है वो गुणवत्ता युक्त जो है वो नहीं होती है, यानी जो रुई पैदा होती है वो उसमें जो है वो क्वालिटी नहीं होती है, क्वालिटी युक्त धागे का निर्माण जो है वो उससे नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको प्रभावित जो है पौधा होगा, इसके कारण दिखाई पड़ता होगा। तमाम प्रकार के जो है इसमें नेक्रोसिस भी पत्तियों के अंदर जो है वो डेवलप जो है वो हो जाते हैं, पत्तियां बिल्कुल सूखी हुई जो है वो आपको धब्बेदार जो है वो दिखलाई जो है वो पड़ती हैं। तो ये जो है वो शुरुआत की अवस्था में जब फसल जो है 1 से 2 महीने की होती है तो इसका इन्फेस्टेशन जो है वो ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो इसका जो इन्फेस्टेशन है वो पूरी फसल में देखा गया है, यानी आपका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक देखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फेस्टेशन होता है वो वेजिटेटिव अवस्था में होता है, वानस्पतिक अवस्था में ये फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जब फसल की वानस्पतिक वृद्धि होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये फसल को हानि जो है वो पहुँचाता है। इसके अलावा जो है आप जो है इस प्रकार से एक इमेज में देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार से जो है वो पत्तियों को मोड़ देता है। इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से पत्तियों को जो है वो मोड़ देता है, और इस प्रकार से जो है पत्तियों के अंदर घुस करके अंदर ही अंदर जो है वो पत्तियों को काटता रहता है। तो जब पत्तियों को मोड़ देता है तो मोड़ने के पश्चात जो है जो पत्तियों की जैविक क्रियाएं होती हैं वो सही रूप से जो है वो नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से इसके क्षति को हम आइडेंटिफाई जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इसका जो लाइफ साइकिल होता है, इसका जो जीवन चक्र होता है वो कई प्रकार का होता है, ए लाइफ साइकिल। तो इसका जो जीवन चक्र होता है, इस कीट का जीवन चक्र जो है वो 4 अवस्थाएं होती हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? अंडा, सूड़ी, क्रीमकोश तथा जो है वो प्रौढ़ है, यानी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो इस प्रकार से जो है इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसे यानी इसमें किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें जो है वो जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होता है। इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट जो है वो 4 अवस्थाओं में इसका जीवन चक्र जो है वो बटा होता है। तो अंडा जो है वो सबसे पहला जो है अंडा जो है वो अंडे जो होते हैं वो प्रौढ़ मादा शाम के समय जो है वो रात्रि में पत्तियों की निचली सतह पर जो है वो करके अंडे जो है वो देती है। तो जो फीमेल होती है, फीमेल एडल्ट होती है, वो जो है वो रात्रि के समय एग लेइंग करती है। और कहाँ पर करती है?
पत्तियों की निचली सतह पे, ठीक है ना। यानी इसकी जो फीमेल होती है वो रात्रि के समय पत्तियों की निचली सतह पे जो है वो अंडे जो है वो देती है। अंडे जो है वो सफ़ेद चपटा तथा अंडाकार होता है। एक मादा अपने जीवन काल में जो है वो 200 से 250 से 300 अंडे देती है। तो फीमेल जो होती है वो लगभग 250 से 300 अंडे अपने पूरे जीवन काल में जो है वो देती है। इसके अलावा जो है इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो इस प्रकार से जो है वो होता है। यानी इसका जो जीवन चक्र होता है वो जो है वो इस प्रकार से होता है। इसमें जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है पाया जाता है। यानी पहली जो अवस्था होती है वो होती है एग, दूसरी जो होती है वो लार्वा, और तीसरी जो होती है प्यूपा, और चौथी जो होती है एडल्ट, ठीक है ना। ये पहली होती है, ये दूसरी अवस्था होती है, ये तीसरी होती है, और ये चौथी होता है। जो इसके एडल्ट होते हैं वो इस प्रकार से जो है दिखाई पड़ते हैं। जो इनके एक्स होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल हल्का जो है वो सफ़ेद भूरे कलर के चपटे हुए जो है वो दिखाई देते हैं। और ये जो है वो पत्तियों को निचली सतह पे जो है फीमेल एग लेइंग जो है वो करती है। और जो इनके आपके जो है लार्वी होती हैं वो इस प्रकार से जो है, यानी जिसको हम डिम्ब या गिडार के नाम से जानते हैं, वो इस प्रकार से जो है दिखाई पड़ती है। और जो इनके प्यूपा होते हैं वो इस प्रकार से जो है दिखाई देते हैं। और प्यूपा से 10 से 12 दिनों के पश्चात जो है वो एडल्ट जो है निकलते हैं। जो पूर्ण विकसित एडल्ट होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जो है वो इनका जीवन चक्र जो है इस प्रकार से जो होता है। तो इसके अलावा जो है इनकी जो सूढ़ी अवस्था होती है वो सबसे हानिकारक अवस्था होती है। यह अंडों से निकलने के पश्चात जो है वो सूढ़ियाँ पत्ती की निचली सतह यानी एपिडर्मिस को खुरच करके खाना जो है वो शुरू कर देती हैं तथा बाद में मोड़ करके अपने शरीर के चारों ओर जो है वो लपेट लेती हैं। तो इस प्रकार से जो सूढ़ी अवस्था होती है वो सबसे हानिकारक अवस्था होती है। ये जो सूढ़ियाँ एक से निकलती हैं, ये सूढ़ियाँ सबसे पहले जो है वो पत्तियों के एपिडर्मिस यानी ऊपरी परत को खाती हैं। फिर धीरे धीरे जो है वो एक जो है वो पिंक यानी रेशमी धागों को छोड़ करके उसी में पत्तियों को लपेट देते हैं और पत्तियों के अंदर जो है वो उसको अंदर ही अंदर खाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। इनके जो है वो काटने एवं चबाने वाले मुखांग होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप जो है माउथ पार्ट होते हैं, जिससे ये पत्तियों को आसानी से जो है वो काट देते हैं। ये पूर्ण विकसित जो सूढ़ी होती है उसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर जो है वो लंबी होती हैं। यह 4 बार जो है त्वचा निर्मोचन जो है वो क्रीमकोश में बदल जाती है। यानी ये जो मोल्टिंग क्रिया करती हैं इसको हम त्वचा निर्मोचन कहते हैं, मोल्टिंग। ये जो है वो 4 बार त्वचा निर्मोचन करती हैं, यानी इनकी जो लंबाई होती है 2.5 होती है और ये 4 बार जो है वो त्वचा निर्मोचन जो है अपने जीवन काल में करती हैं और प्यूपा में परिवर्तित जो है वो हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये क्रीमकोश का जो रंग होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 9.2 सेंटीमीटर होती है। तो जो प्यूपावस्था होती है वो एक प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है कीट में, वो जो है वो डेवलप्ड यानी विकास की अवस्था होती है, जिसमें कीटों के अंदर जो है वो विंग्स डेवलप होते हैं, आपके एंटीनी डेवलप होते हैं और कीट जो है वो पूरी तरह से जो है वो सुसुप्त होता है, किसी प्रकार से फसल को जो है वो हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस प्रकार की जो सुसुप्तावस्था होती है उसको हम प्यूपा स्टेज कहते हैं या कोशावस्था के नाम से जानते हैं। कोशावस्था जो है वो 6 से 12 दिन तक की होती है। इसके पश्चात उसमें जो है वो प्रौढ़ जो है उससे निकलते हैं। यानी जो कोशावस्था होती है वो 6 से 12 दिन की होती है। इसके पश्चात इससे जो है वो प्रौढ़ निकलते हैं। और इसके बाद प्रौढ़ की बात क्या आती है, तो प्रौढ़ जो है इसका रंग जो है हल्का पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है और लंबाई लगभग 1.2 सेंटीमीटर की होती है। तो ये जो है जो प्रौढ़ होते हैं वो फसल को जो है बिल्कुल हानि जो है वो नहीं पहुंचाते हैं। तो जो प्रौढ़ होते हैं वो आपको मैंने जो है लाइफ साइकिल के इमेज में जो है वो दिखाया था आपको। तो ये जो है हल्का सफ़ेद जो है लगभग 1.2 सेंटीमीटर के जो है वो होते हैं और जो इनका पंख विस्तार होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है इनकी लंबाई होती है प्रौढ़ की। इसके अलावा जो है वो इन शरीर पर जो है वो 2 जोड़ी सफ़ेद पंख जो है वो होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो बादामी रंग की लहरदार तिरछी एवं टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ होती हैं।
तो शरीर पर इनके जो है वो 2 जोड़ी पंख होते हैं और बादामी रंग की जो है वो इनके शरीर पर लहरदार जो है वो धारियाँ पाई जाती हैं, जिससे हम इनकी जो है आसानी से पहचान जो है वो कर सकते हैं। इस कीट का संपूर्ण जीवन चक्र जो होता है वो 25 से लेकर 54 दिनों का होता है, ठीक है। और इनका जो जीवन चक्र होता है पूरा टोटल लाइफ साइकिल होता है, जिसको TLC के नाम से जानते हैं। TLC कितना होता है, 25 से लेकर के 54 डेज तक होता है, ठीक है। तो इनका जो पूरा जीवन चक्र होता है, टोटल लाइफ साइकिल होता है, वो 25 से लेकर 54 दिन का होता है। और जो इसमें कितनी जनरेशन यानी कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, 6 जनरेशन होती है। यानी आपका एक ईयर में जो है वो आपका जो है वो 6 जनरेशन इनकी 6 जो है वो पीढ़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है वो इसके बाद आती है इसके नियंत्रण की बात आती है। इनका हम किस प्रकार से जो है वो नियंत्रण जो है वो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है इनके नियंत्रण में कुछ जो है वो भौतिक विधियां हैं, कुछ जैविक विधियां हैं, कुछ रासायनिक विधियां हैं। वो तीनों विधियां मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो पहली जो है कि जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, सबसे पहली चीज़ें क्या हैं, फिजिकल मेथड के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि कपास की बुआई करने से पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से गहरा जोतना चाहिए, जिससे सुप्तावस्था में पड़ी सूढ़ियाँ जो है वो नष्ट हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ें क्या होती हैं कि जब हम खेत की जुताई करते हैं तो उसमें जो है वो हमको MVP प्लू से जो है वो जुताई करना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में जब तापमान जो है काफ़ी अधिक होता है, उस समय हमको जो है वो MVP प्लाऊ यानी मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से मिट्टी पलट यंत्र से जो है वो खेत की जो है वो जुताई करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जो है वो जो नीचे पड़ी हुई मिट्टी के अंदर जो है वो इसके प्यूपा हैं, इसके लार्वा यानी सूढ़ियाँ हैं, वो गहरी जुताई करने से ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और तेज धूप की पड़ने पर जो है वो सारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और जब हम फिर फसल लेते हैं तो इस पर इनका प्रकोप जो है वो नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमको करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन जो उर्वरक होता है यानी यूरिया का प्रयोग एक संतुलित मात्रा में हमको जो है वो इस फसल में करना चाहिए। यानी अगर हम अधिक मात्रा में यूरिया दे रहे हैं तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है, और वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है तो इस कीट का जो है वो प्रकोप ज़्यादा होता है। ये कीट जो है वो लगभग एक पत्तियों में 32 की संख्या तक भी जो है वो हो सकती हैं। इस प्रकार से सीमित मात्रा में जो है हमको नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो इसकी फसल में करना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन दे रहे हैं तब जो है वो इस कीट का जो है वो अधिक प्रकोप जो है वो देखा गया है। और इसके अलावा जो है वो जिस अवधि में जो हम कपास से खेत में ले रहे हैं, खेतों का निरीक्षण करके सूड़ी हुई पत्तियों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। तो जब हम खेत में फसल को बोते हैं तो बोने के पश्चात जो वनस्पतिक अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो हमको खेत में समय समय पर जो है वो इंस्पेक्शन करना चाहिए। और यदि हमको किसी पत्तियों पर, किसी फसल की पत्तियों पर जो है वो इस कीट के अंडों के झुंड दिखाई दे रहे हों तो तुरंत उसको हमको तोड़ करके जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। जिससे क्या है इसके लार्वी नहीं निकलेंगे तो इसका प्रभाव फसलों पे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और जो है जिस खेत में इसका प्रकोप अधिक हो रहा हो तो उसमें हमको जो है वो कॉटन की फसल बार बार जो है वो नहीं लेना चाहिए। यानी क्रॉप रोटेशन को जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन को चेंज करने से क्या होता है कि उसमें जो है वो इसका कीट का इन्फेस्टेशन जो है वो कम हो जाता है। तो फसल को जो है हेर फेर कर बोते रहना चाहिए। यानी अब किसी खेत में अगर हमेशा हम कॉटन की फसल ले रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, तो एक साल हम कोई दूसरी फसल ले लें, उसके बाद लें, तो इससे क्या होता है कीटों का जो जीवन चक्र होता है वो जो है वो नष्ट हो जाता है। तो उस फसल में इसका प्रकोप जो है वो कम हो पाता है। इसके अलावा जो है वो कीट अवरोधी जो जातियाँ हैं उसको जो है हमको अधिकतर बोना चाहिए। तो जो कीट अवरोधी जातियाँ हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं कॉटन की, उसको हमको बोने के लिए अधिकतर जो है वो प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कीटों का प्रभाव जो है वो कम हो सके। इसके अलावा जो है खेतों में जो है नाइट्रोजन युक्त खादों को अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो एक संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन उर्वरक का खेत में जो है वो प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो ब्रेस्टोनॉल जो है वो 45% जो है जो डस्ट होता है उसको जो है 0.1 घोल बना करके छिड़कने से इन सूढ़ियों को, पत्तियों को जो है वो नहीं खाती हैं। यानी हम केमिकल कंट्रोल की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रेस्टोनॉल जो है वो
आपका जो उसका पाउडर होता है 0.1% उसका सलूशन बना करके इसका जो है वो छिड़काव करने से इसका प्रकोप फसल पे कम देखा गया है। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे कीटनाशी हैं जिनको आवश्यकता अनुसार पानी की प्रति हेक्टेयर की दर से हमको छिड़काव करने से लाभ जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कार्बारिल हो गया, 50% जो है वो घुलनशील चूर्ण को जो है वो 3.00 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से देने से इनका प्रकोप कम होता है। इसी प्रकार से इंडोसल्फान 35 EC जो है वो 2.50 लीटर पानी में मिला करके जो है वो 2.50 जो है वो उसकी मात्रा जो है वो पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव जो है वो करना चाहिए। इसके बाद फार्मोथियान 20 EC जो है वो 1.0 लीटर को पानी मिला के प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करने से इस कीट का जो प्रकोप होता है वो कम जो है वो होता है। रासायनिक कीटनाशियों का प्रकोप रासायनिक कीटनाशियों का तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब जैविक चीज़ें जो है वो कम असरदार हों, यानी ज़्यादा इन्फेस्टेशन को देखने पर ही हमको रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो फसल पे करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपके पर्यावरण के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए जो है वो नुकसानदायी होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ इसके प्राकृतिक शत्रु हैं, नेचुरल इनमीज हैं, उसको भी हम जैविक कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप से कीटों की संख्या को नियंत्रित के लिए जो है वो करते हैं। इसमें जो है वो कुछ ऐसे लार्वल पैरासिटोइड्स हैं, आपके एक पैरासिटोइड्स हैं जो जैविक रूप से जो है वो कीटों की संख्या को नियंत्रित जो है वो करते हैं। जैसे पहला क्या है, जो आपके नेचुरल इनमीज हैं यानी प्राकृतिक शत्रु हैं, जैसे ब्रेशिया रिमोटा आपका जो आपका एक पैरासिटोइड्स है उसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोबैक्रोन लिफ्रोई जो है वो आपका लार्वल पैरासिटोइड्स है जो लार्वल को जो है वो लार्वा के ऊपर जो है वो पैरासाइट्स के रूप में फैल करके उसको जो है वो नष्ट करता है। इसी साथ ब्रैचोमेरिया होता है, कैम होता है, जैंथोपिनिया पक्नोटा होता है, माइक्रोटोरिडा लिस्टोरिया वायर होता है, इलाइसमस इंडिकस रो होता है। ये सारे आपके जो है वो लार्वल एवं एक पैरासिटोइड्स हैं जो कीटों की संख्या को जो है वो आसानी से नियंत्रित जो है वो कर देते हैं। ये जैविक रूप से जो है वो कीटों के एक्स को, लार्वल को जो है वो किल कर देते हैं, उस पर पूरा परजीवी के रूप में जो है वो अटैक करते हैं और कीटों की संख्या को जो है वो फसल में कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या को जो है बढ़ा करके खेतों में जो है वो छोड़ना चाहिए, जिससे इनकी ये जो है वो इन कीटों की संख्या को जो है आसानी से नियंत्रित कर सकें। इसके अलावा जो है वो कुछ तो ये सारे जो है वो कुछ महत्वपूर्ण हमने इसके नियंत्रण के आपको जो है वो उपाय बताए। तो ये सारे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके जो है वो कीटों के नियंत्रण के लिए। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद।